नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। तो पिछले एक महीने से मुकेश जी, भारत और चीन के बीच का तनाव सुर्खियों में बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख के प्योंगयांग इलाके में दोनों देशों के बीच तनाव अब बेहद गंभीर मोड़ पर आ पहुंचा है। इसी इलाके के गलवान घाटी में कल यानी सोमवार की रात को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव के दौरान हमारे एक कर्नल और 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। चीन के भी कुछ सैनिकों के मारे जाने की खबर है। 45 साल बाद दोनों देशों के बीच इस तरह की झड़प हुई है। इसमें पहले साल 1975 में 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में पेट्रोलिंग के दौरान असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हुए थे। इससे पहले हालांकि दोनों देशों के बीच एक बड़ा संघर्ष जो है वो हमने देखा था 1967 में 1967 में सिक्किम में ये संघर्ष हुआ था। और साल 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ये हम सब जान ही रहे हैं। उसके 5 साल बाद जो सिक्किम में हुआ था उस समय करीब 400 चीनी सैनिकों को भारत ने मार गिराया था। हालांकि इस संघर्ष में भारत ने भी अपने 80 सैनिक खो दिए थे। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच यह हिंसक तनाव दोनों देशों के साथ साथ दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब तक लद्दाख के तनाव की तुलना हम डोकलाम विवाद से कर रहे थे, लेकिन आपको याद होगा कि डोकलाम का जो विवाद था वो दोनों देशों के बीच जो दोनों सेनाएं थी 73 दिनों तक एक दूसरे के सामने डटी हुई थी। बाद में वो आपस में बातचीत के बाद चली गई थी। और डोकलाम से पहले 2013 में डेपसांग जो है वहां, और 2014 में चुमुर में भी ऐसा ही विवाद हुआ था। लेकिन इस बार सीमा विवाद थोड़ा अलग है, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई स्थानों पर, कई जगहों पर तनातनी चल रही है। पेंगोंग त्सो लेक है जो पेंगोंग झील कहलाता है। दूसरा लद्दाख में गलवान घाटी है जहां कल रात को जो घटना घटी है, और गोगरा पोस्ट है। इसके अलावा सिक्किम में नाथुला पास भी है। इन सब जगहों पर विवाद है। कुछ स्थानों में चीन ने अपने सैनिक पीछे बुलाए हैं, लेकिन कल जिस तरह दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, उसमें अब चीन किस तरह अपने सैनिकों को वापस बुलाता है, मुकेश जी, ये देखना होगा। तो मुकेश जी, भारत चीन का जो तनाव है इस बार एक अलग रूप में हम लोग देख रहे हैं, जो अलग दौर में जा पहुंचा है। इस तनाव का अंत आप कहां जाकर होते हुए देख रहे हैं मुकेश जी? देखिए, बहुत खतरनाक मोड़ पर आ गया है दोनों देशों का ये टकराव, और हिंसक रूप ले चुका है। तो जाहिर है कि दोनों देशों में अब इसको लेकर उत्तेजना का माहौल बनेगा, क्योंकि यहाँ भी अब सरकार पर दबाव पड़ेगा कि आपके 3 सैनिक मारे गए हैं, 3 सेना के एक अफसर हैं, उसकी वो शहीद हो गए हैं। तो यहाँ भी अब ये दबाव पड़ेगा कि जवाबी कार्रवाई मोदी सरकार करे। मोदी और इनकी सरकार जो अक्सर अपनी 56 इंच की छाती की बात करती है और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बड़ा दम भरती है, और जब विपक्ष में थे तो बड़े बड़े बड़बोले बयान दिए गए थे। और जब पाकिस्तान ने हमारे किसी सैनिक को मारा था तो कहा था कि एक के बदले 10 सिर लाए जाएंगे। तो अब वो सरकार सत्ता में, अब वो पार्टी सत्ता में है, तो उसके सामने और भी चुनौतियां आ गई और भी दबाव आ गए हैं। और ऐसे समय में जाहिर है कि जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय माहौल भी बहुत कठिन बन गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चीन को एक तरफ किनारे करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और उसके जो साथी देश हैं उसका दबाव पड़ रहा है चीन पर। चीन हांगकांग में भी उलझा हुआ है। चीन, ये जो सीमा पर जो करीब 2 दर्जन ऐसे पॉइंट हैं जहां पर भारत और चीन के बीच में विवाद है। और अभी जो हम देख रहे हैं वो लद्दाख के आसपास जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वहां पर है, और फिर सिक्किम के पास है। तो ये अभी इन जगहों पर ज्यादा तनाव का माहौल है। कल जो घटना हुई है रात में, उसके बारे में कहा जाता है कि ये डी एस्केलेटिंग का जो काम चल रहा था, कि तनाव घटाने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसके बीच में ये हुआ है। इसका मतलब कुछ और भी संकेत निकलते हैं कि जो हमसे कहा जा रहा था वास्तव में वो वैसा हो नहीं रहा था। यानी भारत सरकार हम लोगों को ठीक ढंग से विश्वास में नहीं ले रही, हमें जो बता रही है वो हो नहीं रहा है। तो एक तरफ आप देखिए कि चीन की प्रतिक्रिया बहुत कड़ी रही है। उसने सीधे सीधे कहा कि एक तरफा कार्रवाई करने से बच भारत। इसका मतलब है कि उसने सारा दोष भारत सरकार पर मढ़ दिया है, कि भारत की वजह से ये जो कुछ भी हिंसक टकराव हुआ उसके लिए भारत जिम्मेदार है। और मजे की बात या दुख की बात आप कहिए, ये है कि भारत सरकार ऐसा जवाब नहीं दे पा रही है। वो ऐसा लग रही बहुत डिफेंसिव है।
डिफेंसिव होने का कारण समझ में आता है, क्योंकि 60 किलोमीटर का क्षेत्र चीन ने कब्जा कर लिया है और उसके बारे में भारत सरकार चुप है। मोदी सरकार पूरी तरह से चुप है, कोई मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है इस सरकार के व्यवहार की वजह से, समय पर कार्रवाई न करने की वजह से, लापरवाही करने की वजह से। और अब जो तनाव निर्मित हो रहा है, आपने ठीक ही कहा कि पूरी विश्व की चिंता का हिस्सा बन गया। दो न्यूक्लियर पावर आमने सामने हैं और पहली जो हिंसक घटना है वो हो चुकी है 45 साल बाद। 45 साल तक ठीक ठाक, ठीक है, तनाव रहा, कई बार तनाव बिल्ड हुआ, आपने पूरा विवरण भी दिया है, लेकिन ये नौबत नहीं आई कि हिंसक टकराव हो। ठीक है, गोलियां नहीं चली हैं, ये अच्छी बात है कि ये धींगा मुश्ती आपस में एक दूसरे को पत्थरबाजी और जो धातु से बने हथियार हैं उनके जरिए नुकसान पहुंचाया गया है। तो गोलीबारी नहीं हुई है, ये राहत की बात है। लेकिन अगर अभी भी नहीं संभाला गया मामले को, तो ये किसी भी तरफ तूल पकड़ सकता है। तो मुकेश जी, हम सब जानते हैं कि किसी भी विवाद का हल जो है वो बातचीत से ही निकलना चाहिए और निकाला भी जाता है, लेकिन उसके लिए साफ नीयत का भी होना ज़रूरी है, तभी विश्वास बहाली हो सकती है। फिलहाल चीन के मामले में हम इसकी कमी देख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सर्वे ऑफ इंडिया के नए नक्शे में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन को दर्शाने और मौसम पूर्वानुमान में हम देख रहे हैं कि मौसम का जो पूर्वानुमान हम लगातार जो अपने देश में दिखाया जा रहा है उसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान को हम शामिल कर लिए हैं और इससे चीन जो है वो चिढ़ गया है। इसके साथ साथ कश्मीर में किया गया बदलाव भी चीन के चिढ़ने का एक कारण है और इसका संबंध पाकिस्तान से भी है। लेकिन इससे इतना तय है मुकेश जी कि चीन भारत के हर एक कदम पर पैनी नज़र जरूर रखे हुए है और गौरतलब है कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जो एरिया है गलवान, जहां की कल की घटना है, उस इलाके पर चीन अपना दावा ठोकता आया है। पहले भी यहां पे दोनों देशों के बीच में जंग की स्थिति निर्मित हुई थी और 1962 में तो ये था ही एक ऐसा एरिया था जहां पर तो पाकिस्तान और चीन के शिनजियांग और लद्दाख का सीमा जो है ये भी इसके साथ साथ लगा हुआ है और इस इलाके में भी जंग की स्थिति हुई थी। और आपको याद होगा कि 1962 में जो जंग हमारा और मतलब दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच जो जंग हुआ था, उसमें ये पूरा का पूरा एरिया था, उसका मेन केंद्र यही था, सेंटर यही था। तो गलवान नदी या गलवान घाटी का जो क्षेत्र है उसमें तनाव के लिए चीन भारत को इस हमेशा जिम्मेदार बताता आया है। दरअसल भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ है कि एलएसी को मानेंगे, दोनों देश मानेंगे, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को दोनों देश मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन चीन वहां पहले ही जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है मुकेश जी, और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। और दूसरी तरफ भारत भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वहां निर्माण करना चाहता है। भारत वहां पर सामरिक निर्माण करना चाहता है और वो करने की कोशिश करता है, लेकिन चीन को ये बात खटकती है। तो ये पूरा का पूरा जो एक मामला है, जो गलवान घाटी और उसके अलावा जो अक्साई चीन का मामला है, फिर पाकिस्तान से वो जो बॉर्डर एरिया है वो जोड़ता है, मतलब एक सामरिक रूप से देखें तो भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के लिए ये एरिया बहुत ही अहम है। लेकिन दावे अपने अपने हैं और भारत का जो दावा है, भारत का जो एरिया है और खासकर सर्वे ऑफ इंडिया का जो नया नक्शा है उसको लेते हुए भी चीन चिढ़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा एक मसला जो है बहुत उलझा हुआ नहीं है, सुलझा हुआ मामला है। लेकिन साथ साथ ये है कि चीन तो वहां निर्माण करेगा, लेकिन हम जब निर्माण करने जाएंगे तो उसे ये बात खटकती है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली स्थिति है उसमें जब धारा 370 को हटाया केंद्र सरकार ने और उसके बाद जो कुछ भी संसद में अमित शाह ने कहा, उसके मैसेज चीन ने दूसरे तरह से लिए। उसने ये देखा कि भारत बहुत आक्रामक हो रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर और लद्दाख को लेकर, और फिर जो नया नक्शा आया उसमें अक्साई चीन भी था, जाहिर है, और उधर गिल और जो पीओके था वो भी था। तो पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, दोनों के लिए ये अलार्मिंग था। हालांकि नई बात इसमें कुछ नहीं थी क्योंकि हम हमेशा अपने नक्शे में ये स्थान दिखाते रहे हैं, लेकिन चूंकि ये सरकार ज्यादा आक्रामक ढंग से यही काम कर रही है, संसद में बाकायदा अमित शाह ने कहा कि हम अक्साई चीन लेके रहेंगे, तो ये सारे जो संदेश गए हैं वो चीन में एक तरह से ये वातावरण बनने लगा कि भारत जो है आक्रामक हो रहा है और वो इन स्थानों के बारे में अपने दावेदारी अब बढ़ाना चाहता है। तो एक तो तनाव की वजह वो थी।
दूसरी वजह ये थी कि जो मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदली हैं, वो हैं। तीसरी बात यह है कि आप देखिए कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो सोई रही, उनको पता ही नहीं चला। जैसे करगिल में वाजपेयी के समय हुआ था, पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे और बाद में खदेड़ने के लिए एक पूरी छोटी जंग हमको लड़नी पड़ी। अब यहाँ भी एग्जैक्टली वही हुआ है कि हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, उनको पता नहीं था और कब चीनी आकर और 60 किलोमीटर के क्षेत्र को कब्जा करके बैठ गए गलवान घाटी में। अब उस घाटी से भारत चाहता है कि वो वापस लौट जाए और चीन कह रहा है कि ये जगह तो हमारी है, हम हटेंगे नहीं। तो ये खुले तौर पर स्वीकारोक्ति नहीं हो रही भारत सरकार की तरफ से, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये स्थिति निर्मित हो गई है और टकराव इसीलिए बढ़ रहा है। तो डी एस्केलेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल्स की जो बातचीत हुई थी अभी कुछ समय 3-4 दिन पहले, उसके बाद ये था कि एस्केलेशन शुरू हो जाएगा और वही हो रहा था। लेकिन अब पता नहीं क्या बातचीत हुई इन दोनों तरफ के सैनिकों के बीच में, जो झड़पें होती रहती हैं अक्सर, वो एकदम से हिंसक हो गई और मारपीट और फिर इसके बाद खून खराबा हो गया। तो ये मैं इसमें एक चीज ये बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं कि गोलीबारी नहीं हुई है। ये एक इसमें आप हमको सकारात्मक संदेश देना चाहिए कि सीमा पर जब आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी होती तो अक्सर आपा खो देती हैं, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मतलब उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों की वजह से ये टकराव नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्थानीय कारणों से आपस में भिड़ंत हो गई होगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ा रूप ले लेती हैं और ये दोनों देश के जो नेतृत्व है, ये उनको अब तय करना है कि कैसे इसको तुरंत डीएस्केलेट किया जाए, खत्म किया जाए तनाव को। और ऐसे मौके पर निश्चित रूप से मुझे डर ये लग रहा है कि भारत सरकार कंप्रोमाइज करेगी। वो 60 किलोमीटर का क्षेत्र अब हमारे हाथ से चला गया है। भारत सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि चीन के सामने खम ठोक कर कहे कि नहीं ये तो हमको चाहिए, अन्यथा हम युद्ध करेंगे। युद्ध करने की स्थिति में ना चीन है ना हम हैं, लेकिन हमारे चूंकि जमीन दबी हुई है उसके पास, इसलिए हमें अगर चाहिए वापस तो युद्ध का ऐलान हमको करना पड़ेगा और उस स्थिति में हम नहीं है। अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, ये हमें एक आभास दे रहा है अमेरिका, लेकिन अमेरिका कितनी दूर तक जाएगा? और अगर अमेरिका भी कूद गया हमारे साथ इस युद्ध में तो फिर कौन कौन नहीं कूदेगा? तो एक बड़ी जंग का मैदान बन जाएगा ये पूरा जो एशिया का पूरा ये क्षेत्र है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति निर्मित हो जाएगी और मुझे लगता नहीं कि उस तरफ अब जाएंगे लोग, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ढह चुकी है। कोरोना के संकट से पूरी दुनिया परेशान है। तो लेकिन ये बहुत 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 सेंसिटिव मामला हो गया है, बहुत संवेदनशील हो गया है, नाजुक है, और अगर हमारी सरकार ने इसे ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत चिंता की। जी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ चीन का जो सरकारी अखबार जो है ग्लोबल टाइम्स, उसने चीनी सेना के हवाले से कहा है कि भारत ने इस इलाके में रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण किए हैं। देखिए, एक तरफ वो निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, चीन वाले कह रहे हैं कि भारत ने गैर कानूनी निर्माण किए हैं, इसकी वजह से चीन को वहाँ सैन्य तैनाती बढ़ानी पड़ी है। भारत ने इस तनाव की शुरुआत की है, लेकिन हमें यकीन है कि यहाँ डोकलाम जैसे हालात नहीं बनेंगे जैसा साल 2017 में हुआ था। भारत कोविड-19 की वजह से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है और जनता का ध्यान हटाने के लिए उसने गलवान में तनाव पैदा किया है। तो मुकेश जी, साफ है कि चीन ने सीधे सीधे भारत सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं, जिसका माकूल जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। और हो सके तो चीन के साथ बढ़ी हुई इस तनातनी का हल निकालने के लिए बजाय नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराने के विदेश नीति के जानकारों से चर्चा करनी चाहिए, फिर चाहे वे किसी भी दल के हों या किसी भी दल के न हों या उनके ही दल के हों। और ये भी बात है कि एक के बदले 10 लाएंगे। आपको याद होगा कि उन्होंने ऐसे जुमले जो पाकिस्तान के लिए गढ़े थे, ये जो जुमले हैं, अब इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक रास्ता ऐसा अपनाना चाहिए जिसमें हमारे संबंध जो हैं वो अपने पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध हैं वो जिस प्रकार बिगड़ चुके हैं, और ख़ासकर हम देख रहे हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के साथ हमारे जो एक भरोसे का जो एक रिलेशन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और भरोसा जो है वो बिल्कुल उस पर संकट खड़ा हो गया है।
तो इसलिए ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों को सुधारे भारत सरकार, और इसके साथ साथ आने वाले समय में ये कोशिश करें कि हमें और भी दूसरे पाकिस्तान बनाने की नौबत ना आए। यानी कि जो पाकिस्तान हम निर्मित कर चुके हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि नेपाल की स्थिति ऐसी ही है, बांग्लादेश के साथ कमोबेश वही स्थिति है, श्रीलंका के साथ वही स्थिति है, और वही स्थिति चीन के साथ हम 1962 से देखते ही आ रहे हैं। तो तमाम अपने पड़ोसियों के साथ हम अलग अलग तरह के पाकिस्तान निर्मित ना होने दें, ये भारत सरकार को सोचना होगा। लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं, बहुत शॉर्ट में चाहता हूं मुकेश जी, कि क्या आप इस वक्त जो स्थिति है, किसी तरह के जंग का आप एहसास आपको होता है कि कोई जंग की स्थिति निर्मित हो सकती है? देखिए, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। मुझे इसलिए नहीं लग रहा है कि दुनिया में कोई भी जंग नहीं चाहता है। ना चीन जंग चाहता है, ना भारत जंग चाहता है, और दुनिया का कोई भी देश ऐसे नाजुक मौकों पर जंग नहीं चाहता है। इसलिए हर तरफ से कोशिश यही होगी कि टकराव ना हो, जंग ना हो। तो ये मामला मुझे नहीं लगता कि उस हद तक पहुंचेगा। लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजें इस तरह से हाथ से फिसल जाती हैं कि आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनको। तो ये अब भारत सरकार की कुशलता पर रहेगा, बल्कि दोनों सरकार की कुशलता पर रहेगा कि वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। अगर उन्होंने हाथ से फिसलने दिया तो फिर उसको काबू में करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ये देखता हूं मैं सबसे बड़ी कि ये सरकार बहुत जिद्दी, अहंकारी सरकार है, निरंकुश सरकार है। ये लोगों से बातचीत नहीं करती, विपक्षी दलों से राय मशवरा नहीं करती है, अपनी करने पर आमादा रहती है। इस वजह से मुझे ज्यादा खतरा लगता है कि कहीं ये जो सरप्राइज देने की आदत है हमारे माननीय मोदी जी को, कहीं उन्होंने कोई दूसरा सरप्राइज चुनने की कोशिश की, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ये जो एडवेंचरस प्रयोग करने की कोशिश की, तो वो आउट ऑफ कहना चाहिए कि हैंड चला जाए, फिर दिक्कत हो जाए। कंट्रोल होगा वो। जी जी जी। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति न हो, ये देखना भी भारत सरकार का काम है। लेकिन साथ साथ हम जान रहे हैं कि चीन के साथ हमारे जो रिश्ते रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, जबकि व्यापार साथ साथ चलता रहा है। और अभी एक तरफ जब कोविड-19 की स्थिति है और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन से आया है, ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि भारत में जो एंटी चाइना प्रोडक्ट के लिए, मतलब कि जो व्यापार की स्थिति है भारत और चीन के बीच, उसको ख़त्म करने की भी जो कोशिश चल रही है, शायद ये भी चीन के लिए नागवार गुजर रहा होगा। और उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग मुकेश जी आने वाले समय में, कि जो स्थिति भारत और चीन के साथ जो साथ साथ एक तरफ हम टकराव की बात करते रहे, दूसरी तरफ बातचीत भी चलती रही और तीसरी तरफ व्यापार भी चलता रहा। तो व्यापार को लेकर के हम एक पूरा का पूरा एपिसोड बनाएंगे, बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हम अपने चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और ये पूरा का पूरा जो मसला है वो साफ नज़र आ रहा है। जैसा मुकेश जी कह रहे हैं कि जंग की कोई स्थिति निर्मित नहीं होगी, ये साफ दिख रहा है। लेकिन साथ साथ तनाव जो है वो काफ़ी गहरा है, गंभीर है। और उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश के जो 3 हैं जवान, मतलब उसमें से 1 कर्नल और 2 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। उधर से कितने हुए हैं ये खबर अभी तक नहीं आई है। हालांकि सुबह ये खबर आई थी कि 5 जवान चीन के भी शहीद हुए हैं, लेकिन बाद में इसका खंडन भी आ गया। और इस ट्वीट को, वो भी ग्लोबल टाइम्स का ही ट्वीट था, जिसको कि ग्लोबल टाइम्स ने हटा लिया है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि उधर के भी कुछ सैनिक हताहत हुए हों, लेकिन हमारे यहाँ के जो 3 सैनिक हताहत हुए हैं, मतलब शहीद हुए हैं, उसकी खबर पुष्ट खबर है, जो ये बताती है कि जंग की स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन साथ साथ जो तनाव है वो काफ़ी भयानक है। तो मुकेश जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से इस गंभीर चर्चा को सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।